हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन और प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन को डिस्कस करेंगे। तो इन दोनों फंक्शंस को समझने के लिए हमें सबसे पहले डिस्कस करना होगा रैंडम वेरिएबल को। ठीक है, तो सबसे पहले हमें समझना है रैंडम वेरिएबल को, और फिर उनके उस रैंडम वेरिएबल के लिए हमें प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन और प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन को समझना है। उसके बाद हम इसमें दो इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं सबसे पहले रैंडम वेरिएबल पर। तो सबसे पहले रैंडम वेरिएबल की डेफिनेशन देख लेते हैं और उसको फिर समझते हैं। A random variable is a variable whose values are numerical outcomes of a random experiment। ठीक है, तो जो रैंडम वेरिएबल होता है हमारा, वो क्या होता है? एक न्यूमेरिकल वैल्यूज होती है, न्यूमेरिकल आउटकम होता है किसी रैंडम एक्सपेरिमेंट का। ठीक है, तो रैंडम एक्सपेरिमेंट के जो न्यूमेरिकल आउटकम्स होते हैं हमारे, वही क्या होता है? रैंडम वेरिएबल होता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल एन इवेंट कंसिस्ट ऑफ टू टॉसेस ऑफ अ कॉइन। In that case, a coin, then we may consider the random variable as the number of heads 0, 1, 2 with corresponding probabilities 1/4, 2/4 एंड 1/4। ठीक है, तो अब इसको समझिए। देखिए क्या है। देखिए, सपोज हम एक रैंडम एक्सपेरिमेंट ले रहे हैं। उसमें क्या कर रहे हैं हम? एक क्वाइन की टॉसेस को ले रहे हैं, मतलब एक क्वाइन को दो बार टॉस कर रहे हैं हम। और हम किसके फेवर में हैं? हेड आने के फेवर में हैं। तो देखिए, अगर मैं एक क्वाइन को दो बार टॉस करूं तो उसमें टोटल केसेस क्या बन सकते हैं मेरे? टोटल केसेस जो बनेंगे, जो सैंपल स्पेस हम बनाएंगे, वो क्या होगा? या तो ये हो सकता है आपका कि क्या कहते हैं, एक पर हेड आ जाए और एक पर टेल आ जाए, तो यानी हेड टेल। एक टॉस में हेड आया, एक में टेल आ गया। और क्या हो सकता है कि अगली बार क्या हो सकता है कि पहली बार टेल आ जाए और फिर दोबारा दूसरी टॉस में हेड आ जाए। ठीक है, और फिर क्या हो सकता है, या दोनों ही टॉसेज में आपको हेड मिल सकता है। ठीक है, या फिर ऐसा भी हो सकता है जब दो बार टॉस किया आपने तो दोनों टॉसेस में आपको टेल ही मिल सकता है। तो ये टोटल पॉसिबल केस है। ठीक है, तो अब देखिए, इसमें रैंडम वेरिएबल क्या होगा हमारा? नंबर ऑफ हेड्स। तो नंबर ऑफ हेड्स क्या है हमारा? नंबर ऑफ हेड्स, ये क्या लिया हमने? रैंडम वेरिएबल ले लिया। ठीक है, अब इसका न्यूमेरिकल आउटकम देखिए। अब देखिए, हम हेड के फेवर में हैं, तो हेड कितनी बार आ सकता है? या तो एक बार भी हेड ना आए, ऐसा हो सकता है दोनों टॉसेस में। या फिर एक बार हेड आ सकता है, या फिर दोनों बार हेड आ सकता है। अब दो टॉस से ज्यादा तो हमने टॉस की नहीं है, तो दो से ज्यादा तो हेड आएंगे नहीं। ठीक है, क्लियर? तो ये जो नंबर ऑफ हेड्स के लिए रैंडम वेरिएबल हमें मिला, वो क्या मिला? 0, 1 और 2। तो ये है हमारा रैंडम वेरिएबल। इसको आप एक्स बोल सकते हो, जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है? 0 हो सकती है, या 1 हो सकती है, या फिर 2 हो सकती है। अब हमने इनकी प्रोबेबिलिटीज भी फाइंड कर दी है। तो देखिए भाई, अगर कोई भी हेड नहीं आता तो उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है हमें। तो ये देखिए, टोटल केसेस हमारे पास ये हैं। इनमें कोई ऐसा केस है जिसमें हेड ना हो? तो ये केस देखिए, ऐसा कौन सा केस है ये? जिसमें दोनों टॉसेज में टेल आया हुआ है। तो यानी ऐसा वन केस है जिसके फेवर में है हम। और टोटल केस है हमारे 4, 1, 2, 3, 4। तो इस जीरो की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/4।
अब एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी हम फाइंड करते हैं। तो एक हेड आने के कितने केसेस हैं? एक तो ये फर्स्ट केसेस है, इसमें भी एक हेड है, और सेकंड केस में भी एक हेड है। तो टोटल केस कितने हैं हेड आने के? एक एक हेड आने के दो। तो 2/4 हो जाएगी। उसके बाद देखते हैं कि दो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो दो हेड आने की प्रोबेबिलिटी, तो दो हेड आने का केवल एक ही पॉसिबल केस है कि दोनों टॉसेस पे हेड आ जाए, तो यानी 1/4 हो जाएगी। ठीक है, तो ये रैंडम वेरिएबल एक्स की वैल्यूज थी 0, 1, 2, और ये इनकी करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज है 1/4, 2/4 और 1/4। ठीक है, तो ये तो समझा हमने रैंडम वेरिएबल को। इसको आप टेबल की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। देखिए एक्स हमने रैंडम वेरिएबल को लिख दिया, क्या थी एक्स की वैल्यू? 0, 1, 2, और इनकी करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज को हमने जो डिनोट किया वो पी एक्स से डिनोट कर दिया। यानी 0 की प्रोबेबिलिटी 1/4 है, 1 की प्रोबेबिलिटी 2/4, और 2 की प्रोबेबिलिटी 1/4 है। ठीक है, अब चलते हैं टाइप्स ऑफ रैंडम वेरिएबल्स पर, कि रैंडम वेरिएबल्स कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, तो देखिए रैंडम वेरिएबल टू टाइप्स के होते हैं हमारे। सबसे पहला तो होता है हमारा डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। ठीक है, तो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल क्या होता है उसको समझ लेते हैं। अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल इज अ सेट हैविंग finite or countable values if a random variable takes only a finite number of distinct values, it is called a discrete random variable। ठीक है, तो रैंडम वेरिएबल क्या होता है? डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल वो रैंडम वेरिएबल होता है कि जिसकी जो वैल्यूज होती हैं वो फाइनाइट होती हैं, काउंटेबल हो सकती हैं, यानी उसे आप काउंट कर सकते हैं कि कितनी वैल्यूज होंगी उस रैंडम वेरिएबल की। और दूसरी बात ये है कि वो जैसा कि लिखा हुआ, इफ आ रैंडम वेरिएबल टेक्स ओनली अ फाइनाइट नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट वैल्यूज। अगर वो फाइनाइट वैल्यूज लेता है, डिस्टिंक्ट वैल्यूज, जैसे अगर मैं बोल दूं एक्स गिवन है आपका 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, तो ये डिस्टिंक्ट वैल्यूज हैं एक्स की, और ये काउंटेबल हैं। इनको काउंट करके आप बता सकते हो कितनी वैल्यूज हैं, 5। तो ये जो रैंडम वेरिएबल होगा, ये रैंडम वेरिएबल आपका डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास। तो जैसे आप नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास को लेंगे, तो जैसे किसी क्लास में 20 स्टूडेंट्स हैं, तो आप उन 20 स्टूडेंट्स के यहाँ पर या तो नेम लिख दीजिए या रोल नंबर लिख दीजिए, 1, 2, 3, कहाँ तक? 20 तक। तो कहने का मतलब सभी जो हैं ये यहाँ पर पॉइंट्स, जो भी एक्स की वैल्यू है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, ये काउंटेबल हैं और अलग अलग वैल्यूज हैं। ठीक है, इसका मतलब ये है कि एक स्टूडेंट अगर 1 है तो दूसरा 2 है, ठीक है, फिर तीसरा 3 है। क्लियर? तो ये होगा आपका डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। अब बात करते हैं दूसरे टाइप के रैंडम वेरिएबल की, जो कि होता है हमारा कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। तो इसको समझना है। तो देखिए ये क्या होता है। अ कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल इज अ सेट हैविंग इनफाइनाइट और अनकाउंटेबल वैल्यूज। तो जो कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल होता है वो अ, कैसा वेरिएबल होता है? जिसकी जो वैल्यू होती है वो कैसी होती है? इनफाइनाइट होती है। मतलब अगर कोई सेट है आपका, सपोज ये एक्स कोई सेट है, तो इसमें जो, अगर ये कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है, तो इसमें कितने एलिमेंट्स होंगे? इसमें इनफाइनाइट एलिमेंट होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, ज़्यादातर जो कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल हमारे डिनोट करते हैं हम, वो ऐसे करते हैं कि जैसे एक्स 1 से 2 के बीच में है, एक रेंज में डिफाइन कर देते हैं। तो जैसे एक्स 1 से 2 के बीच में हमने बोल दिया, ठीक है। अब इसमें क्या है कि 1 से 2 के बीच में कितने नंबर होते हैं? 1 से 2 के बीच में इनफाइनाइट नंबर होते हैं, 1.01, 1.02, 1.03, इस तरह से। तो कहने का मतलब इन नंबर्स को, 1 और 2 के बीच में जितने नंबर होते हैं आप काउंट करके बता नहीं सकते कि कितने होते हैं। ये कैसे होते हैं? इनफाइनाइट नंबर होते हैं। तो सीधी सीधी सी बात है, जब भी एक्स की वैल्यू इस तरह से रेंज में डिफाइन होगी, ठीक है, तो कहने का मतलब वहां पर जो रैंडम वेरिएबल होगा ज्यादातर, वो क्या होगा? हमारा कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल होगा।
ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल लेंथ, वेट एंड टेम्परेचर, ये क्या है, किसके एग्जाम्पल हैं? रैंडम वेरिएबल के एग्जाम्पल हैं। क्योंकि अगर आप लेंथ को देखें तो लेंथ को अगर 1 मीटर लें और 1 से 2 मीटर ले लें तो 1 से 2 मीटर के बीच में इनफाइनाइट नंबर होंगे। 1.01, 1.001, 1.03, इस तरह से इनको आप काउंट करके बता नहीं सकते। ठीक है। तो कहने का मतलब ये क्या, किसके एग्जाम्पल होंगे? कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल के एग्जाम्पल होंगे। तो अभी हमने रैंडम वेरिएबल को समझा। अब समझते हैं प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन पर आते हैं। तो अब हम आते हैं प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, जिसको हम शॉर्ट में बोल देते हैं पीएमएफ। ठीक है। तो इसको डिफाइन करेंगे, ये क्या होता है। तो अ फंक्शन पी एक्स इज कॉल्ड अ प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन फॉर अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल एक्स। देखिए, हमने एक रैंडम वेरिएबल ले लिया एक्स और उसका एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ले लिया। ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे कि ये रैंडम वेरिएबल है एक्स और ये उसकी करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज हैं। यानी एक्स की वैल्यू है यहाँ x1, x1 के बाद x2 आया है, x2 के बाद x3 और फिर अप टू xn। तो एक बात तो देख सकते हैं आप कि यहाँ पर जो है प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन में जो रैंडम वेरिएबल होता है वो डिस्क्रीट होता है। क्योंकि आप देख सकते हैं, इन्हें काउंट करके बता सकते हैं कि x1 से लेकर xn तक, यानी ये काउंटेबल है। तो यानी ये डिस्टिंक्ट काउंटेबल पॉइंट्स यहाँ पर गिवन है। तो x जो है रैंडम वेरिएबल है। वो कैसा रैंडम वेरिएबल है? डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है। अब इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन भी गिवन है यहाँ पर। यानी हर पॉइंट्स की प्रोबेबिलिटी गिवन है। जैसे x1 की प्रोबेबिलिटी है p(x1), x2 की है प्रोबेबिलिटी p(x2) और x3 की p(x3) और xn की प्रोबेबिलिटी है p(xn). तो ये जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है इस रैंडम वेरिएबल x का, इसमें ये जो पी एक्स है आपका पी एक्स, ये जो प्रोबेबिलिटी फंक्शन है पी एक्स, इसको क्या बोलते हैं? हम प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन बोलेंगे या पीएमएफ बोलेंगे। कब? अगर ये दो कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है। इफ इट सेटिस्फाइज द फॉलोइंग कंडीशंस। ठीक है। तो दो कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है। पहली होती है पी एक्स आई is greater than equal to 0 for every I equal to 1 to n, and summation pxi equal to px1 plus px2 up to pxn equal to 1। अब देखिए इसमें क्या है। तो ये दो कंडीशन क्या होती हैं? पी एक्स आई का मतलब क्या है कि आई के प्लेस पर 1 से n तक गया है। जैसे यहाँ पर 1 से n तक, तो जितने भी ये px1 हो या px2 हो या px3 हो, इन सभी की वैल्यू या तो 0 होगी या 0 से ग्रेटर होगी। और ये तो अंडरस्टूड पार्ट है कि ये क्या है, सभी प्रोबेबिलिटीज है। तो आपको पता ही है कि प्रोबेबिलिटी या तो 0 होती है या 0 से ग्रेटर होती है, यानी वो पॉजिटिव होती है। क्लियर? तो एक तो कंडीशन ये होगी। दूसरी कंडीशन क्या होगी? ये जो पी एक्स है, जो प्रोबेबिलिटीज गिवन है, इन सभी प्रोबेबिलिटीज का जो सम होता है वो कितना होता है? 1 होता है। यानी px1 प्लस px2 प्लस px3 अप टू कहाँ तक है? pxn तक। तो इन सभी प्रोबेबिलिटीज को ऐड करके कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए। या फिर आप इसे समेशन में लिख सकते हैं, समेशन पी एक्स, यानी प्रोबेबिलिटी का जो सम है वो कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। और यहाँ पर आप आई इक्वल टू 1 to n लिख सकते हैं, नहीं तो वो भी अंडरस्टूड पार्ट है कि जो भी प्रोबेबिलिटीज हैं जहां तक भी दे रखी हैं उनका सम कितना होगा? 1 होगा। ठीक है। तो अगर भाई ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएंगी, फर्स्ट और सेकंड, यानी सभी प्रोबेबिलिटीज 0 से ग्रेटर होंगी या 0 के इक्वल होंगी, और सभी प्रोबेबिलिटीज का जो सम है वो कितना होगा? 1 होगा। तो ये जो फंक्शन है पी एक्स, यहाँ पर प्रोबेबिलिटी फंक्शन, ये क्या बोला जाएगा? प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन बोला जाएगा, जिसको आप शॉर्ट में बोलते हैं पीएमएफ। और प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन किस रैंडम वेरिएबल के लिए होता है? डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के लिए होता है। ठीक है। अब चलते हैं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन पर।
तो अब आते हैं हम प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। तो प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन तो होता है डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के लिए, और प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन होता है यानी जिसको शॉर्ट में बोलते हैं पीडीएफ, ये कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल के लिए होता है। तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं पहले। अ फंक्शन एफ एक्स इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन फॉर अ कॉन्टिन्यूअस random variable x defined in the interval a to b if it satisfies the following conditions। ठीक है, तो एक फंक्शन है एफ एक्स, एक रैंडम वेरिएबल है एक्स। तो रैंडम वेरिएबल एक्स कैसा वेरिएबल है? कॉन्टिन्यूअस। तो कॉन्टिन्यूअस जो होता है वो एक रेंज में डिफाइन होता है, यानी आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू वन, ग्रेटर देन इक्वल टू ए एंड लेस देन इक्वल टू बी। तो एक रैंडम वेरिएबल है हमारा कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, जिसकी वैल्यू जो है वो ए से बी तक है। ठीक है, ए से बी तक जितने भी पॉइंट्स हैं उन सभी पर डिफाइंड है। ठीक है, अब इसके लिए एक प्रोबेबिलिटी फंक्शन हम डिफाइन कर रहे हैं, वो क्या है? एफ एक्स, जो कि हर पॉइंट पर प्रोबेबिलिटी आपको प्रोवाइड करेगा ए से बी तक। ठीक है, तो अब ये जो एफ एक्स फंक्शन है, ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन कब होगा? तो इसकी भी दो कंडीशन होंगी कि अगर ये दो कंडीशंस को फॉलो कर देगा तो ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन हो जाएगा, यानी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन मतलब पीडीएफ हो जाएगा। तो वो दो कंडीशंस क्या हैं? तो पहली कंडीशन है एफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, एंड दूसरी कंडीशन है एफ एक्स का जो इंटीग्रल होगा ए टू बी वो कितना होगा? वन होगा। तो देखिए इसको ऐसे समझ लेते हैं। सपोज ये एक्स एक्सिस ले लेते हैं हम, ये वाई एक्सिस ले लेते हैं, जिस पर एफ एक्स, वाई मतलब एफ एक्स। ठीक है, अब सपोज यहां से ए, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट है आपका बी। अब यहां से ए से बी एक ये फंक्शन है आपका एफ एक्स। क्या फंक्शन है? एफ एक्स। ठीक है, अब ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन होगा और ये कॉन्टिन्यूअस है, तो इसका ग्राफ कॉन्टिन्यूअस मिलेगा आपको। तो ये एफ एक्स जो है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन कब होगा? कि एक बात तो ये है कि एफ एक्स की जो वैल्यू होनी चाहिए, पहली जो कंडीशन है वो पॉजिटिव होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? पॉजिटिव होनी चाहिए, यानी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होनी चाहिए। किन पॉइंट्स पर? ए से बी, ए से बी के बीच में जितने भी यहाँ पर पॉइंट्स आएंगे सभी पर ये पॉजिटिव वैल्यू देना होगा इसको। ठीक है, तो पहली कंडीशन तो ये हो गई। दूसरी कंडीशन ये है कि इस फंक्शन एफ एक्स का अगर इस ए पॉइंट से बी पॉइंट तक आप इंटीग्रल करेंगे तो वो कितना मिलेगा? वन मिलना चाहिए, यानी इंटीग्रल करने के बाद क्या मिलेगा? ये एरिया मिलेगा, एरिया अंडर द कर्व। तो यानी ये एरिया कितना होना चाहिए? वन होना चाहिए। क्लियर? तो देखा जाए तो दोनों केस सिमिलर हैं। यहाँ डिस्टिंक्ट, ये जो प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन था तो यहाँ पर समेशन यूज किया था हमने, और यहाँ पर क्या यूज करते हैं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन में? इंटीग्रल यूज करते हैं। और बाकी यहाँ पर भी प्रोबेबिलिटी का सम बनाया है और यहाँ पर भी प्रोबेबिलिटी का सम बनाया है। यहाँ पर भी सभी प्रोबेबिलिटीज पॉजिटिव थी और यहाँ पर भी एफ एक्स की वैल्यू सभी पॉजिटिव थी। किस रेंज में? ए से बी की रेंज में। क्लियर है? तो आई होप दोनों फंक्शंस को आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब चलिए चलते हैं इन पर कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, अ रैंडम वेरिएबल एक्स हैज द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी फंक्शन। तो एक रैंडम वेरिएबल दे रखा है आपको, तो देखते ही आप समझ गए हैं कि एक्स की डिस्टिंक्ट वैल्यूज दे रखी हैं, जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, जिनको आप काउंट करके बता सकते हैं सेवन तक है, यानी काउंटेबल वैल्यूज हैं एक्स की रैंडम वेरिएबल की। तो यानी जो रैंडम वेरिएबल है एक्स वो कैसा है? डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है। अब डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है तो उसके साथ जो प्रोबेबिलिटी डिफाइन होती है, यानी वो कैसी होती है? प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन होती है। ठीक है, तो अब देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में आपको पहले तो ये फाइंड करना है कि के की क्या वैल्यू है, और फिर बाद में सेकंड केस में आपको प्रोबेबिलिटीज फाइंड करनी है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले सॉल्यूशन पर चलते हैं।
तो सॉल्यूशन पर चलेंगे तो सबसे पहले तो ये रैंडम वेरिएबल और उसकी प्रोबेबिलिटी दे रखी है, और कैसा रैंडम वेरिएबल है, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है। तो एक बात तो मैंने बताया था कि अगर ये डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है तो इसका जो ये प्रोबेबिलिटी फंक्शन है पी एक्स, ये कैसा होता है, पीएमएफ होता है, यानी प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन होता है। और अगर ये प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन होता है तो इसका मतलब ये है सभी प्रोबेबिलिटीज का जो सम है वो कितना होता है, इक्वल टू वन होता है। ठीक है। अगर कॉन्टिन्यूअस केस होता तो इंटीग्रल करते। ठीक है। कॉन्टिन्यूअस केस में आपको एक टेबल ना देके एक फंक्शन डिफाइन करेगा वो, तो लेकिन यहाँ पर तो टेबल दे रखी है, तो यानी डिस्क्रीट केस है, समेशन का यूज करेंगे। तो इसका मतलब क्या है, आप सबसे पहले लिखिए द पी एक्स इज प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, इट इम्प्लाइज, अगर ये प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है तो क्या होता है, समेशन पी एक्स कितना होता है, प्रोबेबिलिटी का सम कितना होता है, वन होता है। तो अब सभी प्रोबेबिलिटीज का सम कर दीजिए। देखिए पहली प्रोबेबिलिटी कितनी है, जीरो। फिर क्या है, के, तो प्लस के, प्लस क्या है, टू के, प्लस क्या है आगे, टू के, और फिर आगे थ्री के, फिर उसके बाद के स्क्वायर, फिर उसके बाद टू के स्क्वायर, फिर उसके बाद सेवन के स्क्वायर प्लस के, और इन सभी का सम किसके इक्वल होगा, वन के इक्वल होगा। तो इसको वन कर लिया। अब इसमें जो लाइक टर्म्स हैं उनको ऐड कर लेते हैं। तो देखिए के स्क्वायर यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, तो कितना हो गया के स्क्वायर, वन टू थ्री और सेवन, टेन के स्क्वायर। अब के को देखेंगे, के कहाँ पर है, ये के है आपकी, के की टर्म्स है, तो कितनी हो गई, वन और टू थ्री, थ्री और टू कितना हो गया, फाइव, फाइव और थ्री कितना हो गया, एट, एट और वन कितना हो गया, नाइन, नाइन के स्क्वायर। अब कांस्टेंट टर्म देखते हैं, जो ये वन बचा है इसको भी लेफ्ट साइड में ले आएंगे, तो ये हो जाएगा इक्वल टू जीरो। ठीक है। तो ये इक्वेशन बन गई, ये नाइन के है, नाइन के स्क्वायर नहीं है। ठीक है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, या तो इसे कैलकुलेटर से सोल्व कर लीजिए या डायरेक्ट भी आप सोल्व कर सकते हैं। कैसे, टेन बन जा, टेन, टेन के ऐसे फैक्टर जिनको माइनस करके नाइन आए तो क्या होते हैं, टेन बन जा टेन, तो नाइन को ब्रेक कर लेंगे। या आप कैलकुलेटर से डायरेक्ट भी सोल्व कर सकते हैं, वो ज़्यादा इजी रहेगा आपके लिए। मैं इसको ऐसे ही सोल्व करके दिखा देता हूँ। तो ये आ जाएगा, इसमें क्या है, इस पेयर से क्या कॉमन आएगा, टेन के, तो कितना बचा, के प्लस वन, इस पेयर से आ जाएगा माइनस वन कॉमन, क्या बचा, के प्लस वन इक्वल टू जीरो। ठीक है। अब दोनों से के प्लस वन कॉमन ले लीजिए, तो के प्लस वन इंटू टेन के माइनस वन इक्वल टू जीरो। अब दो फैक्टर का मल्टीप्लिकेशन जीरो है, जब फर्स्ट वाले को जीरो करेंगे आप, के प्लस वन को जीरो कर देंगे, या फिर क्या होगा, टेन के माइनस वन जीरो हो जाएगा। तो इससे के की एक तो वैल्यू आएगी वन, और एक के की वैल्यू आएगी यहाँ पर वन अपॉन टेन, यानी 0.1 आ जाएगी। क्लियर। अब ये जो के की वैल्यू होगी वन, ये पॉसिबल नहीं होगी, ये नॉट पॉसिबल होगी। ये नॉट पॉसिबल क्यों होगी, क्योंकि अगर के की वैल्यू वन हो गई तो इस टेबल में देखिए यहाँ पर वन हो जाएगा, और यहाँ पर टू के हो जाएगा, टू के मतलब टू हो जाएगा। तो यानी प्रोबेबिलिटी की वैल्यू वन से बड़ी तो हो नहीं सकती है। ठीक है। तो अगर के को वन लेंगे तो ये प्रोबेबिलिटीज वन से बड़ी हो जाएंगी, तो इसलिए के को नहीं लेंगे, ये पॉसिबल वैल्यू नहीं है। बल्कि के की वैल्यू क्या मानी जाएगी, वन अपॉन टेन या 0.1 मानी जाएगी। ठीक है। क्लियर। तो ये हमने पहला पार्ट तो कर लिया कि के की वैल्यू हमें फाइंड करनी थी, के की वैल्यू हमें फाइंड करनी थी, वो हमने फाइंड कर ली है। क्लियर। अब उसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें फाइंड करना है क्या, अ, इसके बाद फाइंड करना है हमें पी एक्स लेस देन सिक्स। ठीक है। तो इसको मैं रफ कर देता हूँ अब। ठीक है, और इसको फाइंड कर लूंगा।
तो पी लेस देन सिक्स का मतलब ये है कि आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है एक्स की, जब जब एक्स की वैल्यू क्या हो, लेस देन सिक्स हो। ठीक है, तो ये प्रोबेबिलिटी हम फाइंड करेंगे अब। और के की वैल्यू हम याद रखेंगे कि के की वैल्यू हमें क्या मिली थी, 0.1 मिली थी, यानी 1/10 मिली थी। ठीक है, तो अब प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे लेस देन सिक्स के लिए। देखिए कैसे फाइंड करेंगे उसको, जरा एक बार देख लेते हैं इसको। ठीक है, ये रफ कर लिया मैंने। अब देखिए, अब सेकंड पार्ट पर आते हैं। तो सबसे पहले है प्रोबेबिलिटी एक्स लेस देन सिक्स। तो देखिए प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड करनी है कब, जब एक्स लेस देन सिक्स है। तो सिक्स है, यानी एक्स क्या हो सकता है सिक्स से लेस देन। देखिए जीरो से कम तो हो नहीं सकता, जीरो से स्टार्ट है एक्स। तो या तो एक्स जीरो हो सकता है क्योंकि ये भी सिक्स से लेस देन है, या क्या हो सकता है, वन हो सकता है, या क्या हो सकता है, टू हो सकता है, या थ्री भी हो सकता है, और फोर भी हो सकता है, और फाइव भी हो सकता है। सिक्स नहीं हो सकता क्योंकि सिक्स से लेस देन लेना है। अब देखिए बीच में क्या आया, और। तो ये एडिशन थ्योरम लगेगी यहाँ पर प्रोबेबिलिटी की, अगर बीच में और आ रहा है, यानी कुछ इवेंट्स हैं हमारी जिनमें दो इवेंट्स में से एक इवेंट हो रही है, या तो ए इवेंट या बी इवेंट, तो दोनों की प्रोबेबिलिटी को सम कर देते हैं। तो यानी ये जो और है ये एडिशन में बदल जाएगी, यानी पी एक्स इक्वल टू जीरो प्लस पी वन प्लस पी टू प्लस पी थ्री प्लस पी फोर प्लस पी फाइव। तो और जो है वो किस में बदल गया, एडिशन में बदल गया। अब देखिए टेबल से देखकर आप प्रोबेबिलिटीज पुट कर दीजिए यहाँ पर। पी जीरो मतलब जीरो की प्रोबेबिलिटी कितनी है, जीरो, तो पी जीरो की वैल्यू जीरो। पी वन यानी वन की प्रोबेबिलिटी, ये वन है, वन की प्रोबेबिलिटी क्या है, के, तो वो के पुट कर दीजिए। प्लस पी टू यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ टू कितनी है, प्रोबेबिलिटी टू की, टू के, तो यहाँ पर टू के पुट कर दीजिए। इसी तरह से थ्री की प्रोबेबिलिटी कितनी है, देखिए टू के, तो यहाँ पर भी टू के। फोर की प्रोबेबिलिटी कितनी है, थ्री के, तो थ्री के पुट कर देंगे। और फाइव की प्रोबेबिलिटी कितनी है, के स्क्वायर, तो यहाँ पर हम के स्क्वायर पुट कर देते हैं। अब जो लाइक टर्म है उनको ऐड कर लीजिए। देखिए के स्क्वायर की एक ही टर्म है, और ये वन टू थ्री, और थ्री और टू तो फाइव, फाइव और थ्री कितना हो गया, एट, एट के। क्लियर है भाई, तो ये आ गया हमारा। अब इसमें क्या है कि के की वैल्यू हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके थे, कितनी आई थी, 0.1, तो के प्लेस पर 0.1 पुट कर देंगे। जब 0.1 पुट करा तो हमने इसको कैलकुलेट कर लिया, तो इसकी वैल्यू हमारी कितनी आ गई, ये आ गई हमारी 0.81। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, यानी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी एक्स लेस देन सिक्स के लिए। क्लियर है? तो ये फर्स्ट पार्ट हमने इसका प्रूफ कर लिया। अब ये फाइंड करना है हमें, नेक्स्ट पार्ट क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर देन सिक्स। ठीक है भाई, तो इसके लिए लेंगे, तो इसके लिए लेंगे तो क्या है, अब प्रोबेबिलिटी उस वैल्यू की फाइंड करनी है, उस एक्स की वैल्यू की फाइंड करनी है जहां पर एक्स क्या होना चाहिए, सिक्स से ग्रेटर होना चाहिए या सिक्स के इक्वल होना चाहिए। तो देखिए क्या क्या वो वैल्यूज हो सकती हैं। देखिए सिक्स ये है, तो या तो सिक्स हो सकता है, सिक्स के इक्वल हो सकता है एक्स, या फिर सिक्स से ग्रेटर क्या हो सकता है, सिक्स से ग्रेटर एक ही वैल्यू बची, सेवन, या फिर एक्स क्या हो सकता है, सेवन हो सकता है। अब देखिए बीच में क्या आया, और, तो और आया तो आप क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए इन प्रोबेबिलिटीज को, यानी पी सिक्स प्लस पी सेवन। अब ये देखिए पी सिक्स यानी सिक्स की प्रोबेबिलिटीज कितनी है, टू के स्क्वायर। अब सेवन की प्रोबेबिलिटी देखिए, सेवन की प्रोबेबिलिटी है सेवन के स्क्वायर प्लस के। अब इसको आपने ऐड कर लिया, जब ऐड कर लिया तो कितना आ गया है, सेवन और टू नाइन के स्क्वायर प्लस के। क्लियर? अब इसमें के की वैल्यू आपने सबसे पहले फाइंड कर ही ली थी। के की वैल्यू कितनी फाइंड करी थी आपने, 0.1, तो वो पुट कर देंगे, तो के के प्लेस पर पुट कर दिया 0.1 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर 0.1। अब इसको कैलकुलेटर से सोल्व कर लेंगे आप, या ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं। तो ये इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0.19। तो ये प्रोबेबिलिटी भी आप फाइंड कर चुके हैं।
ठीक है, अब एक केस और बचता है आपका कि प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है किसकी, जब एक्स लाई करता है, एक्स जो लाई करता है वो 0 से 5 के बीच में लाई करता है। तो कहने का मतलब एक्स की ऐसी क्या वैल्यू हो सकती है। तो देखिए, जीरो तो ये है, लेकिन इस जीरो को लेना नहीं है क्योंकि जीरो से ग्रेटर लेना है। अगर यहाँ पर इक्वल का साइन होता तब तो जीरो को लेते, लेकिन यहाँ पर इक्वल का साइन नहीं है, तो जीरो से बड़ा लेना है, तो जीरो से ग्रेटर लेना है। तो जीरो से ग्रेटर एक्स क्या हो सकता है, 1 हो सकता है। यानी एक्स क्या हो सकता है, 1 हो सकता है। और जीरो से बड़ा क्या हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, लेकिन 5 नहीं हो सकता क्योंकि 5 से लेस देन लेना है, तो 5 को हम ले नहीं सकते। अब बीच में क्या है इनके, और तो एडिशन थ्योरम लगा देंगे, तो ये क्या आएगा, P1 प्लस P2 ऐड कर दिया हमने, प्लस P3 प्लस P4। क्लियर। अब क्या करेंगे आप, 1 की प्रोबेबिलिटी देखिए, 1 की प्रोबेबिलिटी क्या है, यहाँ पर के है, तो ये के पुट कर दीजिए। प्लस 2 की प्रोबेबिलिटी क्या है, 2 के है, तो यहाँ 2 के रख दीजिए। प्लस 3 की प्रोबेबिलिटी भी क्या है, 2 के है, तो 2 के पुट कर दीजिए। प्लस 4 की प्रोबेबिलिटी क्या है, 3 के, तो इसको पुट कर दीजिए। तो ये आ गया आपका 1 और 2 3 और 2 5 और 3 8 के, तो ये कितना आया, 8 के आ गया भाई। क्लियर। अब इसमें आप के की वैल्यू आप फाइंड कर चुके हैं, क्या आई थी, 0.1 आई थी, वो वैल्यू आप पुट कर देंगे। ठीक है, और इसको कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 8 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 0.8 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो आपने ये भी फाइंड कर लिया, ये भी फाइंड कर लिया, और ये प्रोबेबिलिटी भी फाइंड कर ली, और के की वैल्यू भी फाइंड कर ली। तो प्रॉब्लम जो है आपकी पूरी तरह से सोल्व हो चुकी है। ठीक है, तो चलते हैं अब नेक्स्ट प्रॉब्लम पर। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारी, फॉर अ कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल एक्स। तो देखिए, इस बार कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है, और आपको एक फंक्शन गिवन है एफ एक्स। मैंने बताया था जब भी डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल होगा तो आपको एक टेबल गिवन होगी जिसमें एक्स और उसके करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज का सेट गिवन होगा। लेकिन कॉन्टिन्यूअस जब रैंडम वेरिएबल की बात करेगा वो, तो आपको एक फंक्शन देगा। तो एफ एक्स उसने आपको दे दिया है, और जिसमें एक्स जो रैंडम वेरिएबल है वो जो डिफाइन है, वो किस रेंज में डिफाइन है, 0 से लेकर 1 के बीच डिफाइन है। तो वैसे भी आप देख सकते हैं कि 0 से 1 के बीच में एक्स डिफाइन किया गया है, तो 0 से 1 के बीच में तो इनफाइनाइट नंबर हो सकते हैं, यानी अनकाउंटेबल नंबर हैं ये। तो कहने का मतलब जब भी इनफाइनाइट नंबर या अनकाउंटेबल नंबर का सेट होता है तो वो रैंडम वेरिएबल कैसा होता है, कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल होता है। और उसके लिए जो फंक्शन होता है प्रोबेबिलिटी फंक्शन, वो कैसा होता है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन होता है, यानी पीडीएफ होता है। ठीक है, तो ये एक्स एक फंक्शन दे दिया है आपको, एफ एक्स फंक्शन दे दिया है एक रैंडम वेरिएबल एक्स के लिए। और सबसे पहले आपको ये प्रूफ करना है, ये वेरीफाई करना है कि एफ एक्स जो है वो क्या है, एक प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है। ठीक है, उसके बाद लैम्डा की वैल्यू आपकी को फाइंड करनी है, एक कंडीशन दे रखी है उसने। तो दूसरी पार्ट की तो बात बाद में करेंगे, पहले फर्स्ट पार्ट को सोल्व करेंगे। तो पहले आते हैं सॉल्यूशन पर। सॉल्यूशन पर आते हैं, तो सबसे पहले तो जो गिवन फंक्शन है उसको लिख लेते हैं। द गिवन फंक्शन क्या फंक्शन है आपका, एफ एक्स इक्वल टू 3/4 एक्स स्क्वायर प्लस 1, एंड एक्स इज डिफाइंड बिटवीन 0 to 1। ठीक है भाई, अब आपको सबसे पहले पार्ट में इसको पीडीएफ प्रूफ करना है, यानी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। अब मैंने बताया था प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन कोई फंक्शन तब होता है जब वो दो कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है। पहली कंडीशन तो ये कि जो रैंडम वेरिएबल जिस भी रेंज में है, वहां पर मैंने डिफाइन किया था ए से बी के बीच में, तो उस एफ एक्स की वैल्यू इन सभी पॉइंट्स के बीच में कैसी होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। तो एक तो ये कंडीशन होती है। दूसरी बात, इस एफ एक्स का जो इंटीग्रल है जिसके बीच में डिफाइन है रैंडम वेरिएबल, वो कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती हैं तो वो फंक्शन पीडीएफ हो जाता है, यानी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन हो जाता है।
तो सबसे पहले तो हम लिखेंगे कि एफ एक्स को पॉजिटिव दिखाना है 0 से 1 के बीच में, क्योंकि इंटरवल क्या गिवन है, 0 से 1 गिवन है। तो देखिए यहाँ पर आप लिख सकते हैं एफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू 0 to 1। देखिए सिंपल सी बात है, यहाँ पर एक्स का स्क्वायर आ रहा है, तो यहाँ 0 से 1 के बीच में एक्स की पॉजिटिव वैल्यू कोई भी आप पुट करेंगे, कुछ भी वैल्यू 0 से 1 के बीच की रख दीजिए आप, तो ये जो एफ एक्स की वैल्यू कैलकुलेट होकर आएगी ये हमेशा पॉजिटिव ही आएगी। तो यानी कहने का मतलब आप लिख सकते हैं कि एफ एक्स जो होगा वो पॉजिटिव होगा। ठीक है, कब? जब 0 से 1 के बीच में एक्स होगा। क्लियर है? तो ये फर्स्ट कंडीशन होती है, तो फर्स्ट कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई। अब दूसरी कंडीशन हमें देखनी है। दूसरी कंडीशन क्या होती है कि इस एफ एक्स का जो इंटीग्रल है उसको करेंगे। अब जो रेंज डिफाइन है, इंटरवल कहाँ से कहाँ तक डिफाइन है, 0 से 1, तो यानी इंटीग्रल कितना करेंगे आप इसका, 0 से 1 करेंगे। तो अगर ये इंटीग्रल करके 1 आ गया तो इसका मतलब ये पीडीएफ हो जाएगा, क्योंकि ये कंडीशन ऑलरेडी ये सेटिस्फाई कर चुका है। तो ठीक है, इसका इंटीग्रल कर लेते हैं। 0 to 1 एफ एक्स की वैल्यू पुट कर दीजिए, कितनी है, 3/4 x² + 1 इंटू डी एक्स। अब 3/4 तो भाई कांस्टेंट है, इंटीग्रल के बाहर आ गया। ये 0 to 1 x² + 1 dx। क्लियर? अब 3/4 x² का इंटीग्रल हो गया x³ / 3, और 1 का इंटीग्रल हो गया x। अब इस पर लिमिट पुट कर देंगे 0 से 1। इस साइड तो यही है। ठीक है भाई, अब इस पर लिमिट पुट करिए, तो 3/4 एज इट इज, एक्स के प्लेस पे पहले 1 पुट करेंगे अपर लिमिट, तो 1/3 + 1। जब लोअर लिमिट पुट करते हैं तो माइनस आता है, और 0 पुट करेंगे इसमें तो भी 0, इसमें पुट करेंगे तो भी 0। तो ये आ गया, तो ये आया 3/4। इसका एलसीएम ले लिया आपने 3 इन दोनों का, तो 3, ये 1 + 3, यानी ये आया 3/4 इंटू 4/3। अब 3 से 3 कैंसिल, और 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो इसकी इंटीग्रल की वैल्यू कितनी आई, 1 आई है। 4 से 4 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, तो कहने का मतलब इसकी वैल्यू 1 आ गई इंटीग्रल की। इसका मतलब क्या हो गया कि एफ एक्स इज प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन प्रूफ हो चुका है। क्लियर? अब आपको इसका सेकंड केस फाइंड करना है, लैम्डा की वैल्यू फाइंड करनी है इस केस में। ठीक है, तो इसको मैं लिख लेता हूं जरा। ठीक है, तो एफ एक्स लिख लीजिए सबसे पहले। तो एफ एक्स कितना था, 3/4 x² + 1, और x जो डिफाइन है वो 0 से 1 के बीच में डिफाइन है। अब ये देखिए कंडीशन क्या गिवन है, लैम्डा की वैल्यू फाइंड करनी है। फाइंड द लैम्डा सच दैट, कंडीशन है p गिवन है आपको, p x < λ = p प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन लैम्डा। एक बार चेक कर लीजिए यही है क्या। तो ये गिवन है आपको, तो इसको इक्वेशन 1 बोल देता हूँ। ठीक है, अब देखिए x की बहुत सारी वैल्यूज होंगी 0 और 1 के बीच में, तो मैं एक रियल लाइन बना दूं यहाँ पर। तो अगर ये मैं इस लाइन पर x को डिनोट करूं, तो x कहाँ से कहाँ तक डिफाइन है, 0 से 1 के बीच। अब वो ये बोल रहा है कि x की एक वैल्यू लैम्डा भी है, तो x की जो भी वैल्यू होगी वो इसके बीच में ही होगी भाई। क्लियर है ना? तो वो x बोल रहा है कि x की एक वैल्यू लैम्डा भी है, तो जब x की कोई वैल्यू लैम्डा है तो वो 0 और 1 के बीच में ही होगी, इससे बाहर तो हो नहीं सकती। तो सपोज वो मान लिया मैंने कि यहाँ पर लैम्डा है। ठीक है, तो अब इस लैम्डा को फाइंड करना है हमें, और ये लैम्डा कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई करता है, ये इक्वेशन 1 को सेटिस्फाई करता है। अब एक बात और देखिए आप, भाई प्रोबेबिलिटी एक्स की अगर हम लेंगे, 0 से लेकर 1 तक एक्स डिफाइन है, 0 से लेकर 1 तक डिफाइन है, तो ये टोटल प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। तो हमेशा आपको पता है कि प्रोबेबिलिटी का सम कितना होता है, 1 होता है, टोटल प्रोबेबिलिटी का सम। तो 0 से लेकर 1 तक की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, 1 हो गई। अब 0 से 1 आपको जाना है तो आप ऐसे भी जा सकते हैं। 0 से पहले कहाँ पर चले जाएं आप,
कि ये जो एक्स है जीरो से लैम्डा, यानी जीरो से लैम्डा, तो जीरो से लैम्डा को आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि पी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू लैम्डा, यानी एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, जीरो से लैम्डा से लेस देन या लैम्डा के इक्वल। तो लैम्डा से लेस देन मतलब ये वाला पार्ट, और लेस देन भी जीरो से कम तो होगी नहीं, तो ये तो अंडरस्टूड पार्ट बात है कि जीरो से लैम्डा तक ही है, तो जीरो से लैम्डा को आप लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू लैम्डा। अब ये वाला जो पार्ट है, तो जीरो से आप यहाँ तक आ गए, अब यहाँ से जाना है आपको यहाँ तक, तो ये इसको लिख सकते हो आप लैम एक्स कहाँ से कहाँ तक, लैम्डा से वन तक, यानी इसको आप ऐसे भी तो लिख दी सकते हैं कि एक्स इज ग्रेटर देन लैम्डा, और ग्रेटर देन कहाँ तक जाएगा, वन तक ही जाएगा, उससे बाहर तो जाएगा नहीं, क्योंकि एक्स की जो वैल्यू है वो जीरो से वन ही डिफाइन है। तो यहाँ पर इसको लिख सकते हैं एक्स ग्रेटर देन लैम्डा, यानी इस चीज को आपने ऐसे ब्रेक कर दिया इक्वल टू वन। ये इक्वेशन टू हो गई। अब करेंगे हम फ्रॉम इक्वेशन वन एंड इक्वेशन टू। ठीक है, तो इक्वेशन वन और टू से देखिए, दिस इक्वल टू दिस है, यानी ये जो है ये किसके इक्वल है, इसके इक्वल है। तो यानी इसके प्लेस पर भी आप प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन एक्स के प्लेस पर भी आप इसके प्लेस पर भी क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन लैम्डा, लिख सकते हैं ना। अब देखिए ये दोनों सेम चीज हो गई, दिस एंड दिस दोनों इक्वल हैं, तो ये ट्वाइस हो गया, ट्वाइस प्रोबेबिलिटी एक्स लेस देन लैम्डा इक्वल टू वन। ठीक है, अब इससे टू अपॉन में चला जाएगा, तो ये आ गया प्रोबेबिलिटी एक्स लेस देन लैम्डा इक्वल टू वन। अब आपको इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, कहाँ तक की, लैम्डा से लेस देन तक। तो लैम्डा से लेस देन मतलब जीरो से लैम्डा तक की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड होती है, कॉन्टिन्यूअस केस में इंटीग्रल करके, अगर डिस्क्रीट केस होता, टेबल गिवन होती तो सम करके फाइंड होती। तो अब आपको कहाँ से कहाँ तक का इंटीग्रल कर देना है, एक्स लेस देन लैम्डा, यानी जीरो से लैम्डा तक का इंटीग्रल कर देना है, किसका, जो फंक्शन गिवन है आपको, प्रोबेबिलिटी फंक्शन क्या है, 3/4 एक्स स्क्वायर प्लस वन डी एक्स इक्वल टू, और ये किसके इक्वल है, 1/2 के इक्वल है, क्योंकि ये टू भी अपॉन में चला गया था, तो 1/2 हो गया। अब इसका इंटीग्रल करेंगे तो 3/4 बाहर, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल किया तो x³ बाई 3, वन का किया तो x, और इस पर लिमिट हो गई, जीरो से वन नहीं होगी लिमिट, कहाँ तक की प्रोबेबिलिटी फाइंड कर रहे हैं आप, लैम्डा तक की, तो जीरो से वन हो, जीरो से लैम्डा हो जाएगी। तो इस पर लिमिट पुट कर दिया आपने, जीरो से लैम्डा इक्वल टू किसके, 1/2। अब देखिए सोल्व करिए, तो 3/4, एक्स के प्लेस पर पहले लैम्डा रखेंगे, तो λ³ अपॉन 3 प्लस लैम्डा, और जब जीरो पुट करेंगे लोअर लिमिट तो ये आ जाएगा जीरो इक्वल टू 1/2। क्लियर। अब देखिए क्या करेंगे, क्रॉस, पहले इसका एलसीएम ले लीजिए, तो 3/4, एक काम कर लीजिए, थ्री तो इधर ही रखिए, और इनका एलसीएम ले लीजिए, तो λ³ प्लस 3 λ/3 हो गया, और ये जो फोर था ये इस साइड चला जाएगा यहाँ न्यूमरेटर में, तो टू से कैंसिल, तो यहाँ पर बचेगा टू, और अब इस थ्री से ये थ्री कैंसिल, तो ये हो गया आपका λ³ प्लस 3 λ इक्वल टू टू, या λ³ प्लस 3 λ-2 इक्वल टू जीरो। तो ये आपकी कैसी इक्वेशन बन गई, ये इक्वेशन बन गई आपकी एक क्यूबिक इक्वेशन बन गई। कैसी इक्वेशन बन गई, क्यूबिक, यानी तीन, थर्ड डिग्री की इक्वेशन बन गई है। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, इसको आप कैलकुलेटर की हेल्प से सोल्व कर देंगे। ठीक है, तो कैलकुलेटर की हेल्प से जब हम इसे सोल्व करेंगे, तो इससे लैम्डा की कितनी वैल्यू मिलेंगी हमें, लैम्डा की वैल्यू हमें 3 वैल्यूज लैम्डा की मिलेंगी। ठीक है, तो इनको देखिए हम सोल्व कर लेते हैं कैलकुलेटर से। ठीक है, कैलकुलेटर से मैं सोल्व कर लेता हूँ इसको, लैम्डा की 3 वैल्यू मिल जाएंगी आपको। ठीक है, तो क्या क्या वैल्यू मिलेंगी वो देख लेते हैं।
तो देखिए कैलकुलेटर से जब आप इसे सोल्व कर रहे हैं तो इससे लैम्डा की 3 वैल्यू आ रही हैं, और 3 में से अ, 2 वैल्यूज तो लैम्डा की नेगेटिव आ रही हैं, और एक वैल्यू पॉजिटिव जो आई है वो आई है 0.59607। तो इस वैल्यू को ही हम आंसर मानेंगे, अपना लैम्डा की वैल्यू मानेंगे। लैम्डा की वैल्यू जो माइनस की आई हैं दोनों, उनको इग्नोर कर देंगे। क्यों इग्नोर कर देंगे? क्योंकि लैम्डा माइनस का नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि लैम्डा जो लाई कर रहा है वो 0 और 1 के बीच में लाई कर रहा है, यानी एक्स की जो वैल्यू है वो किसके बीच में आनी चाहिए? 0 और 1 के बीच में। तो अगर माइनस की आ जाएगी तो वो 1 से लेस देन आ जाएगी। उन वैल्यूज को हम नहीं लेंगे। ये वैल्यू जो है 0 और 1 के बीच में है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना काफी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।